नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। यूपी पुलिस के दोस्तों चंद दिन ही बाकी बचे हैं, इसीलिए दोस्तों हमने अंतिम प्रहार करके एक सीरीज लॉन्च की है जिसका आज सेकंड प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम आपको 5 प्रैक्टिस सेट लगवाने वाले थे और ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आपके रहने वाले। तो दूसरा प्रैक्टिस सेट है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर दोस्तों देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत धमाकेदार और प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हमने सब वही क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं। तो यहां से देखिएगा दोस्तों, 39 से 43 तक आपका जो अगला पोर्शन रहने वाला है, मतलब 38 क्वेश्चन के बाद 39 से 75 तक जो रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे। और इससे पहले हमारे CS सर वो आपको GS का प्रैक्टिस सेट डेली लगवा रहे हैं इसी चैनल के ऊपर। तो इस वीडियो के बाद दोस्तों आपको GS का भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, उसको भी देखना ना भूले। कंप्लीट प्रैक्टिस सेट रहेगा जैसा कि आपकी यूपी पुलिस में आने वाला है। तो ये दोस्तों हमारे पास एक पैराग्राफ दे रखा है। पहले हम दोस्तों कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन 44 से आएंगे दोस्तों। 43 तक तो पैराग्राफ के हमारे क्वेश्चन रहने वाले। इन 5 क्वेश्चनों को हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास। कह रहा है, यहां से दोस्तों एक बार पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए कह रहा है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। घाट घाट का पानी पीना का मतलब होता है अधिक अनुभवी होना, बहुत अधिक अनुभवी होना, है ना। इधर से आ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। गरल का शुद्ध शब्द क्या होगा पूछ रहा है। गरल शब्द का विलोम क्या होगा, शुद्ध नहीं पूछ रहा, विलोम शब्द पूछ रहा है। तो विलोम क्या होगा इसका, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। गरल का सुधा होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है ना। चारों शब्दों को देख के आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो शमशान ऐसे लिखा जाता है जैसे दोस्तों विकल्प सी में लिखा हुआ है। यहां से आप देख पा रहे हैं, क्लियर हो जाती है बात। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस समूह में सभी शब्द बसंत के पर्यायवाची हैं। बसंत के पर्यायवाची अब जो आने वाला है ना। अब 15 फरवरी के बाद हमारा बसंत स्टार्ट हो जाएगा। तो बसंत के पर्यायवाची कौन कौन से हैं दोस्तों। मधुमास भी होता है, ऋतुपति भी होता है और मदन भी होता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चणक का तद्भव शब्द पूछ रहा है दोस्तों। चणक का तद्भव शब्द क्या होता है। तो चणक को हम चना कहते हैं, है ना। चणक किसमें कहते हैं, ये संस्कृत भाषा में कहते हैं। संस्कृत में इसको क्या कहा जाता है, चणक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। निम्न में से एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो भाववाचक संज्ञा यहाँ क्या है, सौंदर्य है। जब मैंने इसकी डिटेल क्लासें कराई थी आप लोगों को हिंदी की, तो आपको बताया था कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें हम भाव के बारे में बात करते हैं। जो चीज़ हम देख नहीं सकते, जिन्हें महसूस करते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, भाव होते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ से सी वाला। अगला क्वेश्चन है, काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकार प्रक्षते। ये अलंकार की परिभाषा किसने दी है, ये दंडी ने दी है। किसने दी है दोस्तों, दंडी ने दी है, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अगर ये परीक्षा में आ जाएगा दोस्तों तो 1 नंबर आपका फ्री का है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर बच्चे नहीं कर पाते हैं। इस तरह के जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, परिभाषाओं पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। अगला है दोस्तों, कर्तव्य परायणता। कर्तव्य में परायण में कौन सा समास होगा, है ना। कौन सा समास होगा, इसमें विभक्ति पूछ रहा है ना। कौन सप्तमी तत्पुरुष है, इसमें कौन सा तत्पुरुष है, सप्तमी तत्पुरुष है। क्लियर हो जाती है बात। आगे आ जाओ। कर्तव्य में परायण, निम्न पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, है ना। नहीं मनमोहन हो प्रिय फिर क्यों पकड़त पाए। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करिए, इसके अर्थ से ही आप निकाल लेंगे। देखिए घनश्याम शब्द दिया है दोस्तों यहाँ पर, है ना। घनश्याम शब्द दिया है और बरसों शब्द दिया है। बरसों का मतलब होता है किसी चीज को बरसना। तो आप यहाँ बरसने से मतलब बादल से निकालेंगे, घनश्याम का मतलब किससे निकालेंगे, है ना, बादल से निकाल सकते हैं आप। घन का मतलब बादल, श्याम का मतलब काले बादल। घनश्याम का मतलब होता है काले बादल। तो आपको एक तरह की भ्रांति यहाँ उत्पन्न हो रही है कि सर घनश्याम का मतलब यहाँ बरसों से हो रहा है, बरसों का मतलब है बारिश। तो इसका मतलब क्या होगा, बादल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब बादल नहीं है, क्या है, कृष्ण है। क्या है, कृष्ण है। तो ऐसी भ्रांति हमें हो रही है और ऐसी कंडीशन जब बन जाती है तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, वक्रोक्ति अलंकार। क्लियर हो जाएगी बात। आगे आ जाते हैं। निम्न में से एक मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य की परिभाषा आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि, जबकि, जैसा, जब, तब जैसे शब्द आ जाते हैं, एक वाक्य दूसरे उपवाक्य के साथ जुड़ता है तो वह वाक्य मिश्र वाक्य होता है, ठीक है ना। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जब कोई कंजक्शन के साथ जुड़ता है, संयोजक शब्द के साथ जुड़ता है, जैसे समुच्चय बोधक के शब्द कहते हैं हम,
उसके साथ जुड़ता है और अथवा एवं के साथ। वह संयुक्त शब्द होता है जिसमें एक ही विधेय एक ही उद्देश्य होता है, अर्थात एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है, वह सरल वाक्य होता है। बात क्लियर? तो डी आंसर इसके लिए एकदम परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, शून्य और शक्ति नामक निबंध के रचनाकार कौन है? शून्य और शक्ति, तो इसके हैं दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रचनाओं से संबंधित भी आप मान के चलिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम देने जा रहे हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको कन्फर्म मिलने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में भी मैंने 3 से 4 क्वेश्चन शामिल किए हैं। दिग्भ्रम में संधि कौन सी होगी? दिग्भ्रम, वैसे तो इसमें दोस्तों व्यंजन संधि होगी। कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी, ठीक है ना। पूछ रहा है कि संधि विच्छेद बताइए इसका, तो संधि विच्छेद हमें बताना है दोस्तों। दिग्भ्रम ए वाले में जो लिखा हुआ है वही कन्फर्म है, जो ए में लिखा है वही ठीक है। निम्न में से कौन एक युग्म विपरीतार्थक है, उसे चुनिए। विपरीतार्थक है उसे चुनिए, ठीक है। कोमल मृदुल एक ही बात हो गई, घर आवास एक ही बात हो गई, कोप और क्रोध एक ही बात हो गई, लेकिन अलग बात हो गई क्रय और विक्रय। विपरीत पूछ रहा है मतलब एक दूसरे का उल्टा पूछ रहा है। क्रय का मतलब होता है खरीदना, विक्रय का मतलब होता है बेचना। तो राइट आंसर होगा सर हमारा बी वाला। अगला क्वेश्चन है, बालिका अपनी कक्षा में शांतिपूर्वक बैठती है, रोज बैठती है शांतिपूर्वक। वह शांतिपूर्वक किस तरीके से बैठती है? रीति का मतलब होता है तरीका। रीति का मतलब क्या होता है बच्चा? तरीका। किस तरीके से बैठती है? शांतिपूर्वक तरीके से बैठती है ना। तो रीतिवाचक हो गया इसमें, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कोई डाउट नहीं है। आगे आ जाओ सर। गुण की तो कोई बात की नहीं जा रही यहाँ पर, है ना, तो गुणवाचक नहीं होगा। परिमाण की कोई बात नहीं की जा रही, परिमाण भी नहीं होगा। कालवाचक की भी बात नहीं की जा रही है। बात को आप समझ गए होंगे। आगे आते हैं। अमृत के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द हैं, ठीक है ना। अमृत तो देखिए अमिया नहीं होता है दोस्तों, अमीय होता है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। इसको हटाओ। मंगल नहीं हो सकता दोस्तों, इसको भी हटा दो, ठीक है। सुधा, सुधा होगा सर, सुधा नहीं होगा, ठीक है, ये भी हटा गया। तो हमारे 3 तो एल्यूमिनेट हो गए, है ना। इस तरीके से भी कई बार आपको कन्फ्यूजन हो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। सुधा, अमीय और सोम भी कहा जाता है अमृत के लिए। आगे आते हैं। किस वाक्य में अपादान कारक है? तो अपादान कारक जब आपने कारक पढ़े होंगे तो दोस्तों अपादान कारक बहुत आसान होता है। जब कोई चीज़ किसी से अलग हो रही होती है, अर्थात अलगाव का भाव होता है। क्या होता है? अलगाव का भाव होता है ना वाक्य में। दूसरी बात होती है दोस्तों डर का माहौल बने, सीता शेर से डरती है। तीसरी बात हो तुलना की जा रही हो, गीता सीता से सुंदर है, ठीक है। चौथा है भिन्नता अगर दिखाई देती हो, है ना। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों अपादान कारक ही होता है, ठीक है। अलगाव की भाव निकल रहा हो, डर का भाव निकल रहा हो, तुलना का भाव निकल रहा हो, भिन्नता का भाव निकल रहा हो वाक्य से, तो यहाँ कैसा भाव निकल रहा है? देखिए कौन इन चारों में से कोई तो कोई भाव किसी वाक्य में है। नर्मदा अमरकंटक से अलग होती है, यानी कि अपादान है इसके अंदर। क्यों? अलगाव का भाव है इस वाक्य के अंदर। बात क्लियर है ना। चलो आगे आ जाओ। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। वह दूध लेकर आया, वाक्य में संज्ञा का भेद बताइए। ऐसे आप नहीं बता सकते, लेकिन ये सब जो है अंडरलाइन है। क्या है? रेखांकित किया गया है दूध को, ठीक है ना। दूध कैसा है सर? द्रव्यवाचक है ना, द्रव्यवाचक है। एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ लगे हाथ। देखिए एक जातिवाचक संज्ञा आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं सर? जातिवाचक संज्ञा को। अब जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कोई भी शब्द जो जाति का बोध करा दे, जो हमें जाति का बोध करा दे, है ना। वह क्या होता है? जैसे मनुष्य है, पेड़ है, नदी है, सड़क है, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के 2 अलग टाइप्स भी होते हैं, जिसमें द्रव्यवाचक होता है, द्रव नहीं द्रव्यवाचक, ठीक है, द्रव्यवाचक। और एक होता है बच्चा समूहवाचक। क्या होता है? समूहवाचक। वास्तव में ये जातिवाचक संज्ञा के ही भेद है। मुख्य तौर पे संज्ञा 3 प्रकार की होती है, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। अगर हम इन दोनों को भी शामिल कर लें, द्रव्यवाचक और समूहवाचक को, तो कितने प्रकार की हो जाएगी? 5 प्रकार की। तो पूछ लेगा सामान्यतः कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की। मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की। दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। सामान्यतः और मुख्यतः में अंतर समझिए आप। तो दूध क्या है बच्चा? यहाँ द्रव्यवाचक है ना, द्रव्यवाचक। द्रव की जो 3 अवस्थाएं साइंस में बताई गई, ठोस, द्रव और गैस, वही तीनों अवस्थाएं आपको यहाँ पर देखनी है ना। और द्रव की मुख्यतः हम 3 ही अवस्थाओं से परिचित हैं, जो डेली की दिनचर्या में। वैसे तो एक प्लाज्मा भी होती है और एक 5वीं वोस आइंस्टीन भी होती है, लेकिन उस पर हमें नहीं जाना है। हमें बात करनी है अपनी हिंदी के ऊपर, साइंस में नहीं जाना है। आगे आए। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो। अर्थात आसक्त नहीं है तो अनासक्त होगा। मतलब कोई व्यक्ति किसी चीज में अगर रुचि नहीं ले रहा तो अरुचि तो ले ही रहा होगा ना। सीधी बात है, आसक्त का उल्टा अनासक्त हो जाएगा, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखिए व्यंजन संधि,
आपको लग रहा हो सर सब में ही व्यंजन संधि है, लेकिन सब में व्यंजन संधि नहीं, अगर आप विच्छेद करेंगे तो आप कर पाएंगे। तो इसका हो जाएगा, यहाँ से देखिए यश, इसको देखिए यशागान हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, यशागान। तो इसमें कौन सी हो गई सर, विसर्ग संधि हो गई, दुस, है ना, तो दुहु चरित्र हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, दुहु चरित्र हो जाएगा, इसमें भी विसर्ग हो गई, है ना, इसमें हो जाएगा नमःकार, है ना, नमःकार होगा, इसमें क्या होगा, नमःकार। तो इसमें भी विसर्ग संधि हो गई। अब हमारा पास बचा सद्भावना, यही हमारा सही आंसर है, यही क्या है हमारा सही आंसर। व्यंजन संधि पूछी थी उसने, तो बात क्लियर है। इन चारों में कौन सी संधि आ रही है निकल के, सर इसमें आ रही है विसर्ग के साथ निकल के आ रही है विसर्ग संधि। आगे आ जाओ, बिखरे मोती के रचनाकार कौन है, तो बिखरे मोती के रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी बड़ी अच्छी कविता है ये, ठीक है ना, बी आंसर। ये प्रेम का पंथ कराल महा, उपयुक्त लोकोक्ति को पूरा कीजिए, इसने डेडस करके छोड़ दिया आगे, अब हम इसको पूरा करेंगे। तलवार की धार पे धावनु, क्या है, तलवार की धार पे धावनु, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं, गृह प्रवेश में कौन सा कारक है, तो कारक चिन्ह के ऊपर दूसरा सवाल है दोस्तों ये, है ना। आपने कारक चिन्ह बहुत अच्छा, अभी अपादान वाला क्वेश्चन आपने देखा था, अभी आ गया हमारे पास गृह प्रवेश, ठीक है ना। तो गृह, अच्छा ये कारक पूछ रहा है तो ये समास का है, तो ये समास का, लेकिन कारक भी पूछ ले, क्योंकि समास में कारक वाले भी समास पूछे जाते हैं, जिनकी संख्या 6 बताई गई है, ठीक है ना। तो देखिए गृह में प्रवेश, किस में प्रवेश, गृह में प्रवेश, इसको ऐसे अर्थ निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। गृह में प्रवेश और में और पर जब आ जाता है किसी में तो वहाँ अधिकरण हो जाता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, चिड़िया घोंसले में बैठी है, मैं घर पर हूँ, ठीक है ना, मैं छत पर हूँ, ऐसे शब्द क्या होते हैं सब, ये अधिकरण को संबोधित करते हैं। कौन सी उपसर्ग होते हैं इसमें, परसर्ग कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, परसर्ग, विभक्ति चिन्ह भी कह देते हैं। तो इसमें क्या है सर, अधिकरण तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है। आगे आते हैं, कह रहा है निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है, बिनु संत संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, संत संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। इसमें चौपाई, ये क्या है दोस्तों, एक चौपाई है, क्या है, चौपाई है, ठीक है, सी आंसर इसके लिए ठीक हो जाएगा। अगला है अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के लेखक कौन है, रचनाओं से संबंधित भी मैंने कहा था, ठीक ठाक प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे। तो अर्धनारीश्वर में लिखा है दोस्तों विष्णु प्रभाकर के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया, ये विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है, तो ये रचना है दोस्तों, देखिए चारों विकल्पों को बड़े ध्यानपूर्वक देखना है आपको, गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है, किसकी है सर, गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। अगला है माता पिता में कौन सा समास होगा, माता और पिता, और आ गया इसमें, क्या आ गया, माता और पिता, है ना। और का मतलब होता है द्वंद्व से, किससे होता है, द्वंद्व से होता है, समूह का बोध हो, और का बोध हो, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा और मकोड़ा, ठीक है। तो इसमें क्या है, द्वंद्व समास है सर। अगला है निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की है, कला और बूढ़ा चांद, क्या है, कला और बूढ़ा चांद, जो सी विकल्प देख रहे हैं यही इनकी रचना है। आप ध्यान रखना दोस्तों, यूपी पुलिस देने जा रहे हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आप बिल्कुल तैयार होके जाएं कि सर आएंगे ही आएंगे हिंदी साहित्य से। अगला क्वेश्चन है ए और एक का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये कंठ और तालु की मदद से बोले जाने वाले हैं। वर्णमाला से ये क्वेश्चन है दोस्तों, किससे है, वर्णमाला से, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ के जाना, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ से कन्फर्म। कंठ और तालु की मदद से बोले जाते हैं ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न शब्द युग्म के विकल्प में कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए, ठीक है ना। अच्छा चयन कर लेते हैं, विषम को चयन करा रहा है, ऐसे मान के चलो, जैसे रीडिंग में आता है ना, एक विषम का चयन कीजिए, उसी तरीके से करा रहा है। पृथा पृथा दोनों का अलग अलग मतलब होता है, पाठ और पाठ दोनों का, पाठ का मतलब होता है एक कोई अध्याय, और पाठ का मतलब होता है कोई, जैसे पाठ होता है चक्की का पाठ होता है, ठीक है। बदी का मतलब बुराई से होता है, बदी का मतलब इसका कुछ और अर्थ है। प्राप्त और पाना, इसका दोनों का सेम मतलब है, मतलब यही सबसे अलग है इनमें, यही सबसे क्या है, अलग है इसमें, ठीक है। तो यही राइट आंसर है हमारा डी। प्राप्त और पाना एक ही मतलब है, बाकी इन सबके अलग अलग मतलब, इसका अलग मतलब, इसका अलग मतलब, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग मतलब, इसका अलग मतलब, लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें इसका भी सेम मतलब है और सेम मतलब पाना, प्राप्त पाना, पाना प्राप्त एक ही बात है। बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, है ना, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत परेशान करना, नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। सुरभि सौरभ सुभाष किसके पर्यायवाची, सुरभि सौरभ सुभाष, सुभाष नहीं सुभाष है ये, क्या सुभाष मतलब होता है खुशबू, सुगंध, है ना। चलिए बी आंसर।
मधुशाला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की, सभी ने सुना होगा इसको, सभी ने पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। भले ही इनकी रचना ना सुनी हो आप लोगों ने, लेकिन ये जरूर सुना होगा कि मधुशाला किसने लिखी है, हरिवंश राय बच्चन ने लिखी। तो मुक्तक काव्य है दोस्तों, ये क्या है, मुक्तक काव्य, ठीक है, कविता संग्रह है ये, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ से कंप्लीट हो गए। पैराग्राफ हमारा बच जाता है 39 से 43 तक जो क्वेश्चन हमने छोड़े थे पीछे, अब उनकी तरफ हम चलते हैं फटाफट। तो हमारा आ गया दोस्तों ये पैराग्राफ, एक सेकेंड, यहां से पैराग्राफ को आपको पढ़ना दोस्तों, पैराग्राफ कंफर्म आएगा, इसको आप स्किप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, ये एक हमें पैराग्राफ दिया हुआ है दोस्तों, इसे हमें पढ़ना है और इसके आधार पे हमें इन 5 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं जो हमसे आगे पूछेगा। ये आप जल्दी से इसको पढ़िएगा, कम से कम आपके पास 1 मिनट का समय है, 1 से 1.5 मिनट का समय है, ठीक है। जल्दी से पढ़ेंगे आप। भारतवर्ष में प्रारंभ से ही बच्चों को ईश्वर का रूप माना जाता है, बहुत सही। बच्चों का वर्तमान दृश्य इससे भिन्न है ना। भगवान का रूप माना तो जाता है, लेकिन वर्तमान में जो बच्चे हैं वो ऐसा लगते नहीं कि भगवान का रूप है। बच्चों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है, गरीब बच्चे सबसे अधिक शोषण का शिकार हो रहे हैं, गरीब बच्चियों का जीवन भी अत्यधिक शोषित है, छोटे छोटे गरीब बच्चे स्कूल छोड़कर बाल श्रम हेतु मजबूर हैं, बाल श्रम मानवाधिकार का खुला उल्लंघन है, ये बच्चों के मानसिक, शरीर, आत्मिक, बौद्धिक एवं सामाजिक हितों को प्रभावित करता है। बच्चे आज के परिवेश में घरेलू नौकर का कार्य कर रहे हैं, वे होटलों, कारखानों, सेवा केंद्रों, दुकानों आदि में कार्य कर रहे हैं, जिससे उनका बचपन पूर्णतः प्रभावित हो रहा है। यहाँ तक आपने देख लिया इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा भारत के संविधान 1950 का अनुच्छेद 24 स्पष्ट करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को ऐसे कार्य, कारखाने इत्यादि में न रखा जाए जो खतरनाक हो। कारखाना अधिनियम, बाल अधिनियम, बाल श्रम निरोधक अधिनियम आदि भी बच्चों के अधिकार की सुरक्षा देते हैं, किंतु इसके विपरीत आज की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। यहाँ तक क्लियर हो गया। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार एवं राज्य सरकारों की पहल इस दिशा में सराहनीय है। उनके द्वारा बच्चों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, मतलब योजनाओं का प्रारंभ किया गया है, जिससे बच्चों के जीवन व शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव दिखे। शिक्षा का अधिकार भी इस दिशा में एक सराहनीय कार्य है। इसके बावजूद बाल श्रम की समस्या अभी भी एक विकट समस्या के रूप में विराजमान है। इसमें कोई शक नहीं कि बाल श्रम की समस्या किसी भी देश व समाज के लिए बाल श्रम पर पूर्णतः रोक लगाती हो। यहाँ तक आपने इसको क्लियर कर लिया है। जल्दी से आप थोड़ा थोड़ा इसका और आइडिया ले लीजिए। तो यहाँ से जल्दी से आप देखिएगा दोस्तों, क्लियर हो जाती है बात। चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि आप इस पैराग्राफ से ही देखने वाले हैं, आपको इसमें देखने को मिलेगा। आते हैं इधर। चलिए क्वेश्चन हमारे पास पहला है, बाल श्रम किसका खुला उल्लंघन है ना। बाल श्रम किसका खुला उल्लंघन है, क्लियर है। पैराग्राफ आपने पढ़ लिया है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। किसका है सॉरी, मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन। ईश्वर का रूप किसको माना जाता है, तो ईश्वर का रूप हमने देखा था बच्चों को माना जाता है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य से इसके ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है। अभी हमने पढ़ा था बच्चों को, है ना। चलिए बहुत आसान होता है दोस्तों ये पैराग्राफ, एक बार आपको पढ़ना है, सही से रीडिंग लगानी है इसकी, और इसके सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलते हैं। बच्चे आज के परिवेश में कौन सा कार्य कर रहे हैं, बच्चे आज के परिवेश में कौन सा कार्य कर रहे हैं, तो घरेलू नौकर बन के रह गए हैं बच्चे। क्या रह गए, घरेलू नौकर बन के रह गए हैं। भारत सरकार द्वारा बच्चों के उत्थान के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, तो अनेक योजनाओं को प्रारंभ किया जाना चाहिए। अगला, गरीब बच्चे सबसे अधिक शोषण का शिकार हो रहे हैं, अर्थ के अनुसार इसका भेद है ना। तो ये विधानवाचक है दोस्तों, क्या है, विधानवाचक। तो ये 5 क्वेश्चन जो दोस्तों हमारे थे, ये किससे थे, गद्यांश पर आधारित थे। किस पे थे, गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन थे। बात क्लियर हो जाती है। तो आज हमने 38 क्वेश्चनों का 37 क्वेश्चन आते हैं, 37 क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट लगाया है ना। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट था, तीसरा प्रैक्टिस सेट आपको कल मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद जीएस का प्रैक्टिस सेट हमारे प्यारे CS सर द्वारा अभी आपको 1 घंटे में
उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आप लोगों से मुलाकात होगी दोस्तों एक अगली वीडियो में। आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि ये एक सुनहरा मौका आपको वर्दी पहनने का सरकार और भगवान दोनों ने ही दिया है। तो इस समय को बिल्कुल भी जाया नहीं जाने देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि चैनल पे आप देख रहे होंगे लगातार कंटेंट बढ़ रहा है और चीज़ें अपने रूप में आना शुरू हो गई हैं। अगर अधिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे एनपीसी गुरुकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, टेलीग्राम ग्रुप को डाउनलोड करें, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, पर्सनल कोई जानकारी हमसे चाहते हैं, किसी चीज़ की आपको राय चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। क्लियर हो जाती है बात। चलिए मुलाकात होगी दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।